नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 6 के अंतर्गत आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। इस विषय के अंतर्गत हम आदिकालीन जो साहित्य है उसकी बारी बारी से प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसकी रचनाएं संदिग्ध हैं, ऐतिहासिक रूप से भी ये संदिग्धता आती है। वीर रस प्रधान ये काव्य है। आश्रयदाताओं का यशोगान इसमें पाया जाता है। राष्ट्रीयता का अभाव है। रसों का प्रयोग है। वस्तु वर्णन भी इसका अपने समय के अनुकूल है। प्रकृति का वर्णन भी है। काव्य के विभिन्न रूपों का इसमें प्रयोग किया गया है। जनजीवन से ये अछूता काव्य है, क्योंकि कई विद्वानों ने वीरगाथा काल भी इसका नाम दिया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो वीर गाथात्मक आश्रयदाताओं का गान करने वाला तो जनजीवन से तो अछूता होगा ही। रासो ग्रंथ इसमें काफ़ी लिखे गए। डिंगल और पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। विभिन्न छंदों का प्रयोग इसमें अलग अलग हुआ। अलंकार योजना में आप जैसे पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कह देते हैं, और अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ। इस समय में धार्मिक साहित्य भी लिखा गया और लौकिक साहित्य भी इसमें लिखा गया। तो हम बारी बारी से इन सभी विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी वीर गाथात्मक रचनाओं में की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस काल में रचित 4 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं: खुम्मान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। इन रचनाओं में अनेक शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। उदाहरण के लिए बीसलदेव रासो का कवि अपने को बीसलदेव का समकालीन मानता है, परंतु इस काव्य में उन घटनाओं को भी समाहित करते हैं जो बीसलदेव के बहुत बाद घटित हुई। परमाल रासो का स्वरूप आला से काफ़ी बदला हुआ है। खुमान रासो में 16वीं शताब्दी तक की घटनाएं समाविष्ट हैं। पृथ्वीराज रासो की भी लगभग यही स्थिति है। इस प्रकार इन ग्रंथों के मूल रूप को पहचानना ही बड़ा कठिन कार्य है। ऐतिहासिक संदिग्धता भी इनमें पाई जाती है। कहने को तो ये ऐतिहासिक रचनाएं हैं, क्योंकि इनमें इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों, इतिहास प्रसिद्ध नायकों का वर्णन है, परंतु इनमें उनके बारे में कुछ मिथ्या जानकारी भी है। वास्तविक तथ्यों का इसमें नितांत अभाव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय कवियों ने इतिहास नाम भर को लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम। कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम। प्राय इन कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किए हैं। पुनः इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं से संबंधित जो तिथियां और संवत लिखे हैं वे भी इतिहास से मेल नहीं खाते। वीर रस प्रधान ये काव्य है, और जो है इसमें जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उनमें वीर रस की प्रधानता है पूर्णतया, और ऐसे अद्भुत अद्वितीय वीरों का इन्होंने वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही चाहे क्यों न किया हो, क्योंकि उस युग के जो चारण कवि
कलम और तलवार दोनों के धनी थे। इतने इतनी युद्धों की सजीवता का वर्णन और वीर रस की इतनी बहुलता का एक कारण ये भी है कि वे आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध में लड़ते थे, और आप अपने नायकों को वो युद्ध में लड़ते हुए देख करके उनकी एक एक तलवार चलाने की कला, धनुर्विद्या का वो पूरी तरह से बड़ी सजीवता के साथ वर्णन करते थे। इसलिए उनके जो है काव्य वो वीर रस से की प्रधानता लिए हुए हैं, और उस समय के कवि का प्रमुख कर्तव्य था कि वह अपने आश्रयदाता राजाओं को युद्ध के लिए उत्तेजित करे। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करना भी एक वर्ग के लिए आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे, उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। वीर रस के साथ साथ इन्होंने श्रृंगार रस का भी सुंदर सामंजस्य बिठाया है। तीसरी इस विशेषता के बाद में इनकी चौथी विशेषता है आश्रयदाताओं का यशोगान करना। प्राय सभी रासोकार आश्रित कवि थे, अतः उन्होंने रासो ग्रंथों में नायक की धर्म, वीरता, युद्ध कौशल और ऐश्वर्य आदि का वर्णन ओजस्वी भाषा में किया है, और यह वर्णन प्राय अतिशोक्तिपूर्ण है। इन कवियों का लक्ष्य अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना और उसके शत्रु राजा की हीनता को दिखाना था। तो ये चाहे इनके आश्रयदाता उचित करें अनुचित करें, ये हमेशा उनका यशगान ही अपने साहित्य में करते रहे। राष्ट्रीयता का अभाव रहा है इस काव्य में। इसकी एक अन्य विशेषता है कि वो कहते हैं ना, जिसका खाना उसी का गाना। बस यही प्रवृत्ति उन चारण कवियों की थी। उन दिनों 150 गांवों को ही अपना राष्ट्र समझा जाता था, और उस समय में ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने देशद्रोही जयचंद की प्रशंसा में काव्य लिखे हैं। फिर उन दिनों राष्ट्र शब्द का प्रयोग आज की तरह व्यापक अर्थ में नहीं होता था। एक राज्य के राजकवि को किसी दूसरे राज्य के पतन पर दुख नहीं होता था। अगर उस समय आज की तरह राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो आज देश की स्थिति कुछ अलग होती। तो उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव था, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और जब स्वयं उनके आश्रयदाताओं में और उनके आश्रय में रहने वाले कवियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, तो वो अपने साहित्य में इसका सृजन कर ही कैसे सकते थे। तो जो साहित्य आदिकालीन साहित्य था उसमें राष्ट्रीयता की भावना लगभग लुप्त ही हो गई थी। रसों का प्रयोग आदिकालीन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस बहुत ही सुंदर ढंग से उनका सम्मिश्रण, उनका प्रयोग किया है कवियों ने। वीर रस का तो इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि उस युग में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए युद्ध में दो हाथ दिखाने का उत्साह था। उस समय की वीरता का आदर्श हम इस दोहे से भी समझ सकते हैं कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। इन कवियों ने युद्ध का कारण किसी नारी को बताया, फलतः उसमें वीर रस और श्रृंगार रसों का सुंदर समन्वय स्थापित किया जा सका। श्रृंगार के दोनों पक्षों का, यानी कि संयोग और वियोग, इन दोनों पक्षों में से संयोग वर्णन अधिक मार्मिक बन पड़ा है। बीसल देव रासों में संयोग और वियोग दोनों के पर्याप्त उदाहरण हैं। इन कवियों ने षड ऋतु वर्णन तथा नक्षिक वर्णन का भी सम्यक निरूपण किया है। इन दो जो वीर और श्रृंगार रस के अतिरिक्त इन्होंने रौद्र, भयानक और अद्भुत रसों का भी कुछ स्थानों पर बहुत सुंदर समाविष्टि इन रसों की है। वस्तु वर्णन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन चारण कवियों ने कथा विकास की ओर बहुत कम ध्यान दिया। प्राय उनकी रुचि अनेक प्रकार के वर्णनों में ही रमी रही।
उनकी रचनाओं में रणसज्जा, आक्रमण, युद्ध, शत्रु विजय, विवाह, नक्षिक वर्णन, जल केली, आखेट और षड्ऋतुओं के व्यापक वर्णन मिलते हैं। इन कवियों के प्राय नाम परिगणन शैली को ही अपनाया है। नाम बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं और उनकी गणना में ही अपना समय अधिक बिता दिया। इन कवियों ने प्रकृति वर्णन में भी जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। आदिकालीन साहित्य में प्रकृति के इन दो रूपों का वर्णन मिलता है, आलंबन रूप और उद्दीपन रूप। नगर, नदी, वन, पर्वत आदि के वर्णन द्वारा प्रकृति के स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत किए हैं। और जहाँ प्रकृति वर्णन में नाम परिगणन शैली को अपनाया गया, वहाँ जो है नीरस और शुष्क बन गया है प्रकृति वर्णन। अन्यत्र जो है प्रकृति के उद्दीपन रूप का ही चित्रण यहाँ मिलता है। काव्य के कौन कौन से रूप इन्होंने अपनाए हैं कि इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में मिलती हैं। प्रबंध रूप का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है बीसलदेव रासो है। इसमें विरह का सुंदर वर्णन है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। इन दो रूपों के अतिरिक्त इस काल में कोई तीसरा काव्य रूप नहीं मिलता है। इस काल में हिंदी में न तो नाटक लिखे जाने का प्रचलन था और न ही गद्य का। इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक यानी कि अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं उनको, परंतु हाल ही के शोध से मालूम हुआ है कि फुटकर रूप में गद्य लिखने के भी कुछ प्रयास हुए थे। राहुल बेल ये एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर आदि जो रचनाएं हैं वो जो है गद्य रूप में चंपू काव्य के रूप में ही हमारे सामने आती हैं। ये जनजीवन से अछूता काव्य भी रहा है, ये इसकी एक अन्य विशेषता है। सामंती युग था, प्रत्येक राजा और सामंत के आश्रित कवि थे। राज दरबारी कवि जो है अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए काव्यों की सृष्टि करता था और उससे ये आशा भी नहीं की जा सकती कि वो जनसाधारण की पीड़ा को उसमें अपने साहित्य में स्थान देगा। पृथ्वीराज रासो हो या परमाल रासो, इन सभी वीर गाथात्मक रचनाओं में आश्रयदाताओं के चरित्र वर्णन ही है। अतः ये समूचा जो साहित्य था आदिकालीन साहित्य, वो लगभग जनजीवन से अछूता ही था। इसकी एक अन्य जो है विशेषता आ जाती है कि डिंगल और पिंगल काव्य। इन कवियों ने डिंगल और पिंगल दो भाषाओं का प्रयोग किया अपने काव्य में। उन दिनों ये दोनों ही राजस्थान की साहित्यिक भाषाएं थी और इन भाषाओं में वीरता के अनुरूप शब्द योजना देखने योग्य है। और इस युग के कवियों ने संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ अरबी, फारसी, पंजाबी और ब्रज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो की भाषा की कटु आलोचना की है, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है कि इस काल के कवियों का वर्णन इतना मार्मिक और सजीव हुआ है कि इनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती है। क्रमशः पदावली के बीच वीर भावों से भरी हिंदी के आदि युग की यह कविता सारे हिंदी साहित्य में अपनी समता नहीं रखती। उन्होंने इनकी प्रशंसा की है डिंगल और पिंगल भाषा की और उनके अनुप्रास छंद के बहुतायत में प्रयोग करने की। एक आदिकालीन साहित्य की विशेषता ये भी है कि रासो ग्रंथ इसमें लिखे गए। ये लगभग सभी वीर गाथात्मक रचनाओं के साथ रासो शब्द लगाया है। रासो शब्द ये काव्य का ही पर्यायवाची मान सकते हैं हम। मूल रूप से यह काव्य का एक छंद मात्र था जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में संदेश रासक आदि ग्रंथों में हुआ है। तत्पश्चात इसका प्रयोग गेय रूप में होने लगा। कालांतर में इसका प्रयोग चरित काव्य तथा कथा काव्य के लिए होने लगा। रासो नाम से चरित काव्य में से कुछ का उपयोग अधिकतर गाने के लिए होने लगा। कालांतर में इनका पुराना रूप परिवर्तित हो गया। आलाखंड इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। छंद वैविध्य, ये पीपीटी बनाते समय चंद वैविध्य लिखा गया, इसे चंद की अपेक्षा छंद वैविध्य पढ़ा जाए तो
अपभ्रंश साहित्य में जैसा छंदों की विविधता मिलती है, उसी प्रकार जो है आदिकालीन साहित्य में भी छंदों का विविध रूपों में प्रयोग हुआ है। दोहा, तोटक, छपे, कवित, रोला, उलाला, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग सफलतापूर्वक जो है आदिकालीन काव्य में हुआ है, साहित्य में हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, वैसे तो तलवार के झंकार में तोटक, तोमर, पदरी पर उतर आते हैं, पर जमकर वे छपे और दोहा में लिखते हैं। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने छंद वैविध्य के ऊपर आदिकालीन साहित्य के कवियों के बारे में कहा है। अब उनके अलंकार योजना के बारे में हम देखें तो रासो काव्य में अलंकारों का बड़ा सफल प्रयोग हुआ है। शब्द अलंकारों के साथ अर्थालंकारों का चमत्कार भी उनका दर्शनीय है। यह अलंकार प्रयोग पूर्णतः स्वाभाविक और अनुकूल है। शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक का सर्वाधिक प्रयोग है। सादृश्य मूलक अलंकारों में प्राय परंपरागत उपमानों का ही सफल प्रयोग हुआ है, परंतु चंद कवियों ने यत्र तत्र मौलिक उपमानों का भी सफल प्रयोग किया है। इससे रासो काव्य का भाव सौंदर्य चमक उठता है और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों के प्रयोग में इन कवियों ने विशेष सफलता प्राप्त की है। जहाँ तक बात आ जाती है धार्मिक साहित्य की, तो इस युग में के साहित्य की विशेषता ये भी रही है कि इसमें धार्मिक साहित्य की रचना भी हुई है। अंतःकालीन प्रवृत्तियों का विवेचन करते समय इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम जैन कवियों ने अपनी धार्मिक रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। स्वयंभू जैन साहित्य के आधार स्तंभ है और उनकी पदम चरित और डिठनेमी चरित प्रसिद्ध घटनाएं हैं, रचनाएं हैं। और इसी प्रकार से पुष्पदंत, मुनिराम सिंह, जोइंदू, धनपाल आदि भी जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य में भी इसी युग का सिद्ध साहित्य को भी हम इसी युग का साहित्य मानते हैं और सिद्ध लोग बौद्धों से ही विकसित हैं। सरहप्पा, कणप्पा, शबरप्पा, लुइप्पा आदि प्रमुख सिद्ध कवि हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इस साहित्य का विशेष महत्व है। आदिकाल के धार्मिक साहित्य की तीसरी प्रमुख काव्य धारा जो है वो नाथ साहित्य है। जैन, सिद्ध और नाथ। तो सिद्ध लोगों के विकारग्रस्त होने के फलस्वरूप ही नाथ धारा का जन्म हुआ। धीरे धीरे लोग जो है वामाचार और तंत्र विद्या के शिकार बन गए थे। अतः नाथ धारा के कवियों ने समाज सुधार का काम अपने हाथ में लिया। गुरु गोरखनाथ इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और नाथ धारा ने ही आगे चलकर भक्ति काल के संत कवियों को प्रभावित किया था। तो बौद्धों की शाखाएं जैन और सिद्ध और बाद में जो है सिद्ध परिवर्तन बदल गए, वो नाथ में आ गए। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो है धर्म में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उनकी जो है जैसे जैसे विकृतियां आई तो नए रूप में जो है नए नए पंथों का, मतों का प्रचलन हुआ। तो इन धार्मिक धाराओं ने भी, इन धार्मिक प्रवृत्तियों ने भी आदिकालीन साहित्य को समृद्ध किया। लौकिक काव्य धारा का जहाँ तक वर्णन करते हैं, जन सामान्य में वैसे तो सामान्य तौर पे आम जनता, जैसा हम आदिकालीन परिस्थितियों को देखते हैं तो आम जनता अपने आप को किसी तरह जीवित रखने में लगी हुई थी, अपने भरण पोषण में लगी हुई थी और उनकी बात को सामने लाने वाला, उनकी बात, उनकी व्यथा को, उनकी पीड़ा को, समस्याओं और उनके कष्टों को सामने उजागर करने वाले कवि जो है वो सामान्यतः नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मस्त मौला ऐसे कवि उस काल में भी हुए हैं जिन्होंने लौकिक काव्य की रचना भी की। आदिकालीन धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जो है लौकिक साहित्य भी रचा गया। हालांकि वो बहुत
उसकी संख्या या उसका अनुपात देखें तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो उसकी गणना होती है। अपभ्रंश भाषा में अब्दुल रहमान का संदेश राशक ये एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त विद्यापति जी ने पदावली की रचना की, और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये इसी काल की रचनाएं हैं, और इनको हम लौकिक काव्य में स्थान देने में हमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। लौकिक काव्य में अमीर खुसरो का नाम भी विशेष महत्व रखता है, जिनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ आज भी लोग उसी प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो ये हमारे कुछ लौकिक कवि भी हुए हैं। तो बारी बारी से हमने आदिकालीन साहित्य की मुख्य मुख्य विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया। ये इनकी खास बातें रही। आदिकालीन साहित्य शुरुआती दौर में था, हिंदी भाषा का उस समय विकास हो रहा था। अपभ्रंश भाषा जो है वो जब लगभग घिस चुकी थी और धीरे धीरे करके साहित्य से बाहर जा रही थी, हिंदी भाषा जो है की शुरुआत का वो समय था, और साहित्यकारों ने साहित्य रचना लिखी। उसमें चाहे डिंगल और पिंगल भाषाएं हो, ब्रज पंजाबी, ये मिश्रित भाषाएं हो, इन सारी भाषाओं का चाहे मिला जुला रूप हो, तो ये सारी, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारियों का भी उस समय आगमन हो गया था, तो अरबी फारसी के शब्द भी जो है रचनाओं में यत्र तत्र देखने को मिल जाते हैं। ये उस समय के साहित्य की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, जिसका वर्णन आज के इस विषय में हमने किया, और आशा करता हूँ कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।